यह कहानी 14 अगस्त 2005 को शुरू होती है। सुबह का समय था। हेलियोस फ्लाइट 522 साइप्रस के लारनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने के लिए तैयार था। मॉर्निंग करीब 9:07 पर फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। उस समय इस बोइंग 737 फ्लाइट में टोटल 121 लोग सवार थे, जिनमें 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स शामिल थे। और इसे उड़ा रहे थे 59 वर्षीय ईस्ट जर्मनी के कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पायलट हेंस जर्गन मटेन, जिन्हें हेलियोस फ्लाइट की इस कंपनी द्वारा हॉलिडे की फ्लाइट्स ऑपरेट करने के लिए हायर किया गया था। हेंस जर्गन मटेन, जो 35 सालों से उड़ान भर रहे थे और उन्हें कुल 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं इनके को पायलट के तौर पर मौजूद थे 51 साल के पैम्पोस चारलाम्बस, जिन्हें कुल 7,549 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वहीं चीफ फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर 32 साल की लुइसा वाउटरी थी, जो कि उस दिन अपनी एक बीमार कॉलीग की जगह पर काम कर रही थी। टेक ऑफ करने के 5 मिनट बाद, यानी 9:12 पर प्लेन 12,040 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ही सडनली प्लेन में एक अलार्म बजने लगता है। जब इस अलार्म की जांच की गई तो पता चला कि ये टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म था। इसे देखने के बाद दोनों पायलट हैरान रह गए और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग अलार्म तब बजता है जब प्लेन ग्राउंड पर होता है और टेक ऑफ करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में दोनों पायलट 12,000 फीट की ऊंचाई पर बज रहे इस अलार्म का मतलब नहीं समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए सिचुएशन की सीरियसनेस को रियलाइज करते हुए उन्होंने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कांटेक्ट करना ही बेहतर समझा। फिर उन्होंने इमीडिएटली एटीसी से कांटेक्ट कर उन्हें बताया कि उनके प्लेन का टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन अलार्म बज रहा है। पायलट एटीसी को डिटेल्स बता ही रहे थे कि इतनी ही देर में प्लेन के कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल पैनल पर कई सारे वार्निंग अलार्म्स एक साथ बजने शुरू हो गए और इन अलार्म्स के साउंड की वजह से पायलट की आवाज एटीसी तक पहुंचना भी बंद हो गई। इसके साथ ही अब प्लेन का मास्टर कॉशन अलार्म भी बजने लगा, जिसका मतलब था कि प्लेन के कई सिस्टम एक साथ ओवरहीट हो गए थे। दोनों पायलट्स की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सडनली ये सब क्या हो रहा है। इधर ये सब देखकर प्लेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्रू मेंबर लगातार पैसेंजर्स को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच प्लेन में केबिन प्रेशर कम होने और इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से पैसेंजर्स सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्क का सहारा ले रहे थे। इधर अब प्लेन लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और पायलट बार बार एटीसी से कांटेक्ट कर उन्हें अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बात एटीसी तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और कुछ ही देर में प्लेन का एटीसी से कनेक्शन भी पूरी तरह टूट गया। इसके बाद भी एटीसी ने बार बार फ्लाइट से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन एटीसी को हेलियोस फ्लाइट 522 से कोई जवाब नहीं मिला। इधर प्लेन कंटिन्यूअसली ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। यूजुअली इस रूट पर इस फ्लाइट को लगभग 1 घंटे 45 मिनट का समय लगता है, यानी करीब 10:45 पर इस प्लेन को एथेंस एयरपोर्ट पर पहुंचना था और अब टाइम था 9:23 और यह प्लेन अब 34,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुका था। इसके बाद 9:37 पर यह प्लेन एथेंस के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन में पहुंच गया। 10:12 से लगभग 10:50 तक एथेंस एयर ट्रैफिक कंट्रोल की टीम रेडियो कॉल्स के जरिए इस प्लेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती रही, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अब 10:45 हो चुके थे और इस समय प्लेन को एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था, लेकिन प्लेन का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका के चलते ग्रीस ऑफिशियल्स ने इमीडिएटली 2 F-16 फाइटर जेट को हेलियोस 522 की तलाश में भेजा और कुछ ही देर में इन फाइटर जेट्स ने इस फ्लाइट को ढूंढ लिया। इनमें से एक फाइटर जेट उड़ते हुए हेलियोस 522 के काफी करीब आ गया, यह देखने और समझने की कोशिश करने के लिए कि अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो इस फाइटर जेट पायलट ने देखा कि प्लेन के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं इन कमांड पायलट अपनी सीट पर सर नीचे झुकाए अनकॉन्शियस है। फिर ये फाइटर जेट इस प्लेन के बैक साइड जाता है और पीछे के विंडो से फ्लाइट केबिन के अंदर की स्थिति का जायजा लेने की कोशिश करता है। लेकिन फाइटर जेट पायलट के लिए हैरान करने वाली बात यह थी कि अपने बराबर में 2 फाइटर जेट के उड़ने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने विंडो की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं और किसी भी पैसेंजर की तरफ से उन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर इन फाइटर जेट पायलट्स ने देखा कि एक शख्स फ्लाइट केबिन से होते हुए कॉकपिट की तरफ जा रहा है और कुछ ही सेकंड्स में
यह शख्स प्लेन की पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई देता है। कॉकपिट में बैठे इंसान को देखकर फाइटर जेट्स पायलट ने उसे इशारे से स्थिति के बारे में जानना चाहा। यह शख्स भी उन फाइटर जेट के पायलट को कुछ बताना चाहता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर हेलियोस फ्लाइट 522 की लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और प्लेन लेफ्ट साइड टिल्ट होकर तेजी से नीचे की ओर गिरने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो इंसान इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। लेफ्ट इंजन के बंद होने के ठीक 10 मिनट बाद यानी कि 12 बजे प्लेन के राइट इंजन ने भी फ्लेम्ड आउट होकर काम करना बंद कर दिया और अब प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह से खो चुका था। और 12:04 से ठीक पहले हेलियोस 522 ईस्ट एटिका में एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामेटिको विलेज के पास पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया, जिससे प्लेन में ऑन बोर्ड सभी लोग मारे गए। यहाँ आप एक बार सोच कर देखिए कि उस मोमेंट को जब 121 यात्रियों से भरा यह प्लेन पहाड़ से कोलाइड कर गया होगा तो क्या फीलिंग रही होगी उन फाइटर जेट पायलट्स की, जिन्होंने लोगों को अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा होगा और फाइटर पायलट्स चाहते हुए भी इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए होंगे। खैर, इसके बाद ग्रीस में हेलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के क्रैश होने की खबर सभी जगह आग की तरह फैल गई। तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके ढूंढकर बाहर निकाला जाने लगा। क्रैश साइट से बरामद किए गए कई बॉडीज टक्कर के बाद लगी आग के कारण इतनी बुरी तरह जल चुके थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी। और क्रैश विक्टिम्स के ऑटोप्सी से पता चला कि कलीजन के टाइम सभी जीवित थे, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि वे कॉन्शियस थे या नहीं। और इसमें इस फ्लाइट के पायलट भी शामिल थे, क्योंकि जो ब्रीदिंग मास्क फ्लाइट्स में होते हैं वो लगभग 12 मिनट तक कॉन्शियसनेस रखने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए ये श्योर नहीं था कि हेलियोस 522 के पायलट इस वक्त तक कॉन्शियस थे या नहीं। तो अब यहाँ सवाल ये था कि फिर लगभग 2 घंटे तक प्लेन का कंट्रोल किसके पास था। अब जब जांच शुरू हुई तो एयरक्राफ्ट फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि प्रोड्रोमो, जो कि एक फ्लाइट अटेंडेंट थे, और प्रोड्रोमो ही प्लेन को बचाने की कोशिश करने के लिए कॉकपिट में गए थे। हालांकि प्रोड्रोमो एक ट्रेन पायलट तो थे, लेकिन उन्हें बोइंग 373 को ऑपरेट करने की कभी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। इसके बावजूद उन्होंने ही 2 घंटों तक इस फ्लाइट को संभाला और प्लेन को घनी आबादी वाले इलाके से दूर ले जाने में कामयाब रहे। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में प्रोड्रोमो की मेडे कॉल को केवल हल्के से सुना जा सकता था, क्योंकि इस प्लेन का रेडियो अभी भी लारनाका एटीसी पर ट्यून किया हुआ था और एथेंस एटीसी के लिए सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पा रही थी। रिजल्ट ये हुआ कि किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सीवीआर रिकॉर्डिंग सुनने के बाद उनके कॉलीग्स ने प्रोड्रोमो की आवाज पहचान ली थी। इनिशियल मीडिया रिपोर्ट्स में मिस्टेकनली क्लेम किया गया था कि उनकी गर्लफ्रेंड और फेलो फ्लाइट अटेंडेंट हारिस चारलाम्बोज भी कॉकपिट में देखी गई, जो फ्लाइट को कंट्रोल करने में एंड्रियास प्रोड्रोमो की हेल्प कर रही थी। खैर, जब एक्सपर्ट्स ने इस घटना के पीछे की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो इसमें सामने आया कि जब प्लेन लेफ्ट साइड में टिल्ट हुआ तो इसकी वजह यह थी कि प्लेन के लेफ्ट इंजन में फ्यूल खत्म हो गया था। लेकिन इस हादसे की जड़ तक पहुंचना अभी बाकी था। तभी अचानक एक इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर की नजर कंट्रोल पैनल पर लगे एक बटन पर पड़ी और यह बटन प्लेन का प्रेशर सेट करने के लिए था। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को पूरी कहानी समझ आ गई। तो यहाँ बात यह है कि यह प्रेशराइज बटन पूरे जहाज में एयर प्रेशर कंट्रोल करता है। बोइंग 737 के इस मॉडल के पैसेंजर केबिन में इमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई केमिकल ऑक्सीजन जनरेटर द्वारा की जाती है और इसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना सफिशिएंट होता है कि कोई भी बिना एडिशनल ऑक्सीजन के भी कॉन्शियस रहे और नॉर्मली सांस ले सके। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर कभी इसे मैनुअल मोड पर किया भी जाए तो कैप्टन या को पायलट को इसका ध्यान रखना होता है। अब हादसे की रूट तक पहुंचने के लिए जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि घटना से एक दिन पहले ये बोइंग 737 एयरक्राफ्ट अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था। वहीं सर्विस करने वाले लोगों ने प्रेशराइज बटन को मैनुअल मोड पर करके इसे वापस किया। फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले पायलट और को पायलट दोनों ने ही इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके प्लेन का प्रेशराइजेशन सिस्टम मैनुअल मोड पर सेट है और इसके कारण फ्लाइट केबिन में धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगी और इसकी वजह से प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर्स को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट्स ने यह अलार्म सुना तो उन्होंने इसका रीजन पता करने की कोशिश की, लेकिन एक बार के लिए भी उनका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि प्लेन का प्रेशराइज सिस्टम मैनुअल मोड पर ही रह गया है। इसकी वजह से कॉकपिट में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो गया, जिसके कारण दोनों पायलट भी बेहोशी की हालत में जाने लगे। अब हेलियोस 522 ऑटो पायलट पर हवा में उड़ रहा था और इधर धीरे धीरे करके सारे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स हाइपोक्सिया की वजह से बेहोश होते गए, सिवाय एंड्रियास प्रोड्रोमो के। प्रोड्रोमो अब तक इसलिए कॉन्शियस थे क्योंकि एक तो कैबिन क्रू के पास
पैसेंजर्स के मुकाबले लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए पोर्टेबल ऑक्सीजन सेट का एक्सेस होता है। और दूसरी ओर सबसे बड़ी वजह ये कि एंड्रियास प्रोड्रोमो एक स्कूबा डाइवर थे, और स्कूबा डाइवर की एक स्पेशलिटी ये भी है कि वो कुछ लंबे समय तक अपनी सांसों को रोक पाने में एक्सपर्ट होते हैं। इसलिए प्रोड्रोमो बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा देर सरवाइव कर पाए, लेकिन उन्हें भी एक समय के बाद प्रॉपर ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी भी हालत खराब हो गई। फिर भी किसी तरह वो कॉकपिट में पहुंचे और प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन यह एथेंस तक पहुंचते पहुंचते इवेंचुअली फ्यूल भी खत्म हो गया था और एंड्रियास प्रोड्रोमो अंत तक प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिशों में लगे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इसमें सफल नहीं हो सके और इवेंचुअली एयरप्लेन पहाड़ियों में क्रैश कर गया और उसमें सवार सभी 121 लोगों की ट्रैजिक डेथ हो गई। इस घटना के लगभग 15 महीने बाद ग्रीस अथॉरिटीज ने इस घटना की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि इस पूरी घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, प्लेन का प्रेशराइज सिस्टम बटन, क्योंकि यह बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। इस क्रैश के पीछे गलती किसी की भी रही हो, चाहे वो घटना से एक दिन पहले वाले रूटीन सर्विस करने वालों की, जिसने इस एयरक्राफ्ट के प्रेशराइजेशन सिस्टम को ऑटोमेटिक से मैनुअल पर सेट किया, या पायलट्स जिन्होंने इस गलती को नोटिस नहीं किया, या बोइंग एयरक्राफ्ट की, क्योंकि आपको पता होगा कि बोइंग कंपनी पर बाद में कितने सारे एलिगेशंस लगे हैं। वजह चाहे जो भी रही हो, इसमें 121 निर्दोष जानें बेवजह ही गई, जिसमें 22 बच्चे भी शामिल थे। खैर, इसे ग्रीक हिस्ट्री में अब तक का डेडलिएस्ट एविएशन एक्सीडेंट कहा जाता है।